हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और यहाँ पर मध्यकालीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू कवर करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और दोस्तों, मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने सल्तनत के प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह प्रणाली को लाया था। ठीक है, इक़्तिदार को इक्ता क्षेत्र से राजस्व वसूलने, ठीक है, राजस्व वसूलने और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता वंशानुगत नहीं मानी जाती थी दोस्तों। सुल्तान आवश्यकता के अनुसार इसे बदल भी सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कम कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता, विदेशी व्यापार बंद करना, किसानों को समाप्त करना या सोने की मुद्रा बंद करना? आंसर कीजिएगा। देखिए, बाजार व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। कहाँ पर लाया था? दिल्ली में लाया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? वस्तुओं की कीमतों को निश्चित और कम रखना, यानी कम कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता के लिए बाजार व्यवस्था नियंत्रित किया गया था। ठीक है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना की संख्या काफ़ी अधिक थी दोस्तों, और सैनिकों को कम वेतन पर जीवन यापन हो सके इसलिए उन्होंने बाजार की हर वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी थी। ठीक है, व्यापारियों और जमाखोरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था। उसने अनाज, कपड़ा, घोड़ा, दास सभी के मूल्य एकदम फिक्स कर दिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट। अगला है, डोमिंगो पायस किस देश का यात्री था? पुर्तगाल, इटली, फारस या अरब? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली यात्री था। यह विजयनगर साम्राज्य के दौरे पर आया था। विजयनगर के दौरे पर आया था। कब आया था? 1520 से 22 के बीच आया था। किसके शासनकाल में इसने यात्रा की थी? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। कृष्णदेवराय के शासनकाल में इसने यात्रा की थी। ठीक है, और इनकी रचना से विजयनगर की राजधानी हम्पी, बाजार, सैन्य शक्ति और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट। अगला है, विजयनगर की अमरनायक व्यवस्था का संबंध किससे था? सैन्य सेवा के बदले भूमि, राजस्व का अधिकार, मंदिर पूजा, वाणिज्य कर या शादी विवाह? देखिए, अमरनायक विजयनगर साम्राज्य की
सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसे यानी अमरनायक को राजा द्वारा जो भूमि दिया जाता था उस पर राजस्व वसूलने का भी अधिकार दिया जाता था। ठीक है, बदले में सैनिकों की एक निश्चित संख्या उसे रखनी पड़ती थी और आवश्यकता पड़ने पर राजा को जो है सैन्य सहायता यह देता था। चलिए अगला है महमूद गमा किस सुल्तान के प्रधानमंत्री थे? महमूद गमा किस सुल्तान के समय प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और बहमनी राज्य में प्रशासनिक और राजस्व सुधार के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने ही राज्य को 8 तराफों में बांटा था। कितने तराफों में? 8 तराफों में बांटा था। ठीक है, 1481 में इसे मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा ही मृत्यु दंड दिया गया था। क्लियर। अगला है मध्यकालीन भारत में खानका किससे संबंधित था? सूफी केंद्र, सैनिक छावनी, बाजार या न्यायालय? मध्यकालीन भारत में खानका किससे संबंधित था? सूफी केंद्र, सैनिक छावनी, बाजार या न्याय व्यवस्था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ये सूफी केंद्र होते थे। ठीक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, चलिए आईने अकबरी में मुख्यतः क्या मिलता है? आईने अकबरी में क्या मिलता है? अकबर के प्रशासन एवं साम्राज्य का विवरण, केवल युद्धों का विवरण, केवल धार्मिक कथाएं, केवल यात्राओं का वर्णन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के प्रशासन एवं साम्राज्य का विवरण मिलता है। आईने अकबरी की रचना किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, और ये अकबरनामा का तीसरा भाग है ना। इसमें अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली, सैन्य संगठन, मनसबदारी, दरबार, प्रांत और अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें अकबर के शासनकाल के आंकड़े और प्रशासनिक नियम भी दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर का संबंध किससे था? धार्मिक एवं दान संबंधी मामले, सेना, व्यापार या कृषि? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इसका संबंध जो है धार्मिक मामले और दान संबंधी मामले से था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मदद ए मास क्या था? मदद ए मास ये क्या था दोस्तों? कर मुक्त भूमि था। कर मुक्त भूमि। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है दिल्ली सल्तनत में दीवाने वजारत किस विभाग से संबंधित था? दीवाने वजारत किससे संबंधित था? ये वित्त विभाग था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका अधिकारी क्या कहलाता था? इसका अधिकारी वजीर कहलाता था, है ना। वजीर का कार्य क्या था दोस्तों?
राजस्व, राजस्व, आय व्यय, आय व्यय और वित्तीय प्रशासन देखना, वित्तीय प्रशासन देखना इसका मुख्य कार्य था। दीवाने अर्ज, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दीवाने अर्ज क्या था, ये सैन्य विभाग था। ये कौन सा विभाग था दोस्तों? ये सैन्य विभाग था, है ना। दीवाने इंसा क्या था? दीवाने इंसा क्या था? तो ये पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग था। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत क्या था? धार्मिक मामलों से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट, अगला है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को कहां से दिल्ली लाया था? देखिए एक तो टोपरा है, एक तो टोपरा है और एक मेरठ से है। यहां ऐसे दोनों स्तंभों को कहां पर लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोपरा और मेरठ से लाया गया था। अगला क्या है? अगला है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और खिज्र खां ने दौलत खां लोधी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था, ठीक है। और इस वंश के शासक कौन है? खिज्र खां, ठीक है, मुबारक शाह, आलम शाह और मोहम्मद शाह, ये सभी सैयद वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शेरशाह ने कितनी प्रमुख सड़कें बनवाई थी? राइट आंसर हो जाएगा 4 सड़कें बनवाई थी, ठीक है। पहला कहाँ से? पहला सोनार गांव से सिंध तक। दूसरा आगरा से बरहानपुर तक, आगरा से बरहानपुर तक। तीसरा आगरा से चित्तौड़ तक। और चौथा लाहौर से मुल्तान तक बनाया था। लाहौर से कहाँ तक बनाया था? मुल्तान तक बनाया था। नेक्स्ट, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? गुजरात विजय, बंगाल विजय, मेवाड़ विजय या कश्मीर विजय? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1601 में बनाया गया था। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। और इसे भारत के सबसे विशाल दरवाजों में गिना जाता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 54 किलोमीटर है। नेक्स्ट दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।